हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी वार्म वेलकम टू इन दिस सेशन। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आपकी तैयारी को एक बेहतरीन धार देने के लिए हमने इस सेशन की शुरुआत की है। इंडियन पॉलिटी का ये सेशन जो है वो चैप्टर वाइज होने वाला है और इस सेशन इसमें सबसे पहला चैप्टर जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसके दो तीन पार्ट्स होने वाले हैं। दो तीन वीडियो लेक्चर में इसके सारे पॉसिबल एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकने वाले हैं या पहले पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों का एक बेहतर कलेक्शन होने वाला है ये। तो आइए हम लोग इस सेशन में पहला चैप्टर संविधान की ऐतिहासिक भूमि का पहला भाग देखते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। तो ये जो है 1765 में उनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था। दीवानी अधिकार का मतलब राजस्व और दीवानी न्याय का अधिकार इनको प्राप्त हुआ था। इसके ये कंपनी जो है वो 1600 में तो आई थी, लेकिन 1665 में इनको जब ये अधिकार प्राप्त हो गया, इसके बाद से ही कंपनी की जो है वो क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला कदम कौन सा था। तो इस कड़ी में उठाया गया पहला कदम जो है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी पर मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो नज़र रखना शुरू कर दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ये सरकार का पहला कदम था। इसका बहुत संवैधानिक महत्व है। इसी वजह से इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता भी दी गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, एक तरह से सेंट्रलाइज्ड पावर, ये भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से रखा गया। इस समय में जो बंगाल के गवर्नर थे उनके अंदर में मद्रास और बम्बई के गवर्नर को शामिल किया गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। तो एक तरह से ये सेंट्रलाइज्ड पावर बंगाल के गवर्नर जनरल के पास दिया गया, तो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया, तो उनकी सहायता के लिए 4 सदस्य वाली एक मतलब कमेटी भी बनाई गई और इनमें नियुक्त होने वाले जो पहले गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग थे। अगला प्रश्न है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में किस वर्ष उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो कलकत्ता में की गई थी। तो ये किया गया था 1774 में और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही किया गया था। इसी समय इसके जो एक मुख्य न्यायाधीश और जो है अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त, 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और इनके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजाह इम्पे थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने किस निकाय के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया और जिसे भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना आवश्यक कर दिया था। तो ये जो हो जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से उस पे एक तरह से मतलब कंट्रोल करना शुरू किया। ऑप्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। तो जो ऑप्शन है वो बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तो इसी के तहत सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर अपना नियंत्रण कर लिया और इस बॉडी के लिए एक भारत में अपने राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना जो है वो आरंभ कर दिया कि भाई यहाँ क्या चल रहा है, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, वो सभी जानकारी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुँचने लगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की जो खामियां थी इसको ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा, किसके द्वारा ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून को बंदोबस्ती कानून के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा वो कानून था जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट पारित किया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन के लिए, और इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो है वो हो जाएगा 1781 का संशोधन अधिनियम, सेटलमेंट एक्ट के नाम से ये जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट।
ठीक है, यहाँ देखिए आपको प्रश्न में ही हिंट दिया गया है सेटलमेंट एक्ट, और सेटलमेंट किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ये संशोधन 1700 यही हो सकता है। ठीक है, तो 1773 में जो भी कमी थी इसको दूर करने के लिए अमेंडेटिंग एक्ट लाया गया 1781 में, और इसको पारित किया गया। इतिहास में जो मतलब इस कानून को बंदोबस्त कानून नाम दिया गया, या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 1781 के बंदोबस्त कानून के तहत निम्नलिखित में से किसको कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया था? तो पहला कथन कह रहा है कि गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को उसके शासकीय कार्यों के लिए मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से जो है वो मुक्त कर दिया गया। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि कंपनी के सेवकों को कार्य संपादन के दौरान की गई कार्यवाही के लिए मतलब उनको मुक्त कर दिया गया, कि उन पर इस तरह का कोई भी मामला जो है वो कोर्ट में दायर नहीं होगा। और राजस्व वसूल करने वाले मामलों को भी मतलब कोर्ट के क्षेत्राधिकार से दूर कर दिया गया। तो इन तीनों कथनों पर अगर हम लोग विचार करते हैं तो तीनों ही कथन जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 जो है वो यानी कि डी जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं के मामले तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के मामलों की सुनवाई की जाएगी? यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों जो हैं उनकी मामले की सुनवाई जो है उनके धार्मिक कानून के हिसाब से की जाएगी। और ये व्यवस्था 1781 के मतलब जो अमेंडेटिंग एक्ट है उसमें ही किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो कलकत्ता में 1774 में मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसमें हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं के मामले और मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के मामले की सुनवाई की जाने लगी। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक करने के लिए, यानी कि जो राजनीतिक कार्य है उनको और वाणिज्यिक कार्य यानी व्यापार जो वो लोग करते थे उनको अलग करने के लिए किस अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई थी? है ना? तो इनका इसका जो हो जाएगा पीट्स इंडिया एक्ट में ये व्यवस्था की गई थी। 1784 में ये आया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीट्स इंडिया एक्ट की जो यही सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता थी कि ये इसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य जो है वो अलग अलग कर दिए गए थे। अगला प्रश्न है इस सीरीज में कि भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन के साथ हुआ था? ठीक है, तो द्वैध शासन जो है वो भारत में ये मतलब पिट्स इंडिया एक्ट में ही 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसी में ही किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में मतलब जो भी निदेशक मंडल जो थे, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मतलब मेंबर थे, वो उनको कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण मतलब की अनुमति, यानी कि उसके जो मतलब क्या कहते हैं मतलब एक तरह से निरीक्षण करना, उसकी अनुमति दी गई, जांच करना कि ये जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरह की उनको जांच करके एक रिपोर्ट तैयार करने की पावर दी गई। और इनके प्रबंधन के लिए कि इनका व्यवस्था जो है वो कैसा चल रहा है उसके लिए एक नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी के नाम से एक बॉडी बनाया गया, और ये दोनों मिलके मतलब कंपनी के शासन को चला रहे थे। तो ये एक तरह से द्वैध शासन के व्यवस्था का शुभारंभ यहाँ से माना जाता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। अगला प्रश्न है सॉरी हाँ, कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 का मुख्य महत्व निम्नलिखित में से किस कारण से माना जाता है? तो पहला है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो इसमें आप गौर से इन दोनों कथन को देखेंगे तो ये दोनों ही कथन जो है वो आपको सत्य नजर आएंगे, है ना? तो 1 और 2 यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, वर्ष 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का गवर्नर जनरल पद स्वीकार करने के लिए कौन सी 2 शर्तें रखी थी? हाँ, जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल मतलब बनाए जाने की सिफारिश की गई तो उन्होंने सरकार के सामने 2 शर्तें रख दी। पहला कि उसे विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णय को नकारने की यानी नहीं मानने की जो शक्ति है वो दी जाए, और दूसरा कि उसे कमांडर इन चीफ यानी मुख्य सेनापति का भी पद दिया जाए। ये दोनों ही शर्तें उन्होंने रखी थी, इसलिए ये जो कथन है यानी 1 और 2 दोनों यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और दोनों ही कथन जो है वो मान लिया गया था।
और ये इससे कंपनी, भारत में जो कंपनी का कार्य है यानी प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित हो सका था। और जो 1786 का कानून में इसको जोड़ दिया गया था कि भाई जो भी मतलब आगे के गवर्नर जनरल बनेंगे, मतलब जो ये इनके सामने जो रखा गया कॉर्नवालिस के सामने, वो जो उनको ये शक्ति दी जाएगी, और आगे भी जो गवर्नर बने उनके लिए कमांडर इन चीफ का पद जो है वो सुरक्षित कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक किस अधिनियम द्वारा विस्तारित कर दिया गया। यही हमने जो पीछे जो क्वेश्चन में डिस्कस किया कि उनको जो पावर दिया गया था कि उनको गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ का पद भी दिया गया, तो इसको किस अधिनियम के तहत मतलब अगले गवर्नर जनरल को भी ये दे दिया गया था कि आगे भी जो भी गवर्नर जनरल होंगे उनके पास कमांडर इन चीफ का पद होगा। तो ये 1793 के चार्टर कानून के तहत दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक को भी, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो भी थी उनके गवर्नर को भी मतलब ये पद दिया गया। केवल बंगाल के गवर्नर तक ही ये सीमित नहीं रहा, मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को भी कमांडर इन चीफ का पद दिया गया। अगला प्रश्न है कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा उसके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में ही भुगतान किया जाएगा। मतलब ये नियम बनाया गया कि जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य होंगे, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और उनके हेल्प के लिए जो भी वर्कर्स या कर्मचारी जो होंगे, उनको वेतन जो है वो दिया जाएगा। भारत में जो भी आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उसी से उनको पेमेंट दो। तो ये जो नियम लगाया गया, ये लगाया गया था 1793 के चार्टर कानून में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। अब देखिए कितने पार्ट में ये समाप्त हो जाता है। चूंकि वीडियो लंबा हो जाने की वजह से लोग देखते नहीं हैं, इसलिए छोटा वीडियो रख रहे हैं। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए विस्तृत जानकारी के लिए। वहाँ हम PDF अपलोड कर देते हैं इसके क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन सहित। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ से हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए और जो भी लेटेस्ट अपडेट है वहाँ आपको मिलते रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सहयोग ही हमारा मोटिवेशन है। और लगातार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि प्रत्येक सोमवार को इस प्लेटफॉर्म पर बिहार करंट अफेयर की क्लासेस होती है, तो जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।